Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a defense counsel in Allahabad High Court. Today, I am going to discuss with you the concept of Section 437 of the Code of Criminal Procedure 1973. अगर एज पर द बेयर एक्ट हम इसकी हेडिंग्स को देखें तो वो कहता है कि व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। आपको पूरे के पूरे सीआरपीसी में दो शब्द या दो वर्ड जनरली देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर आपको वर्ड मे यूज़ मिलेगा और कई जगहों पर वर्ड शैल यूज़ आपको होता हुआ मिलेगा। जब कभी भी मे वर्ड आपके सामने आए so that means it's just purely a discretion of the court or the parties. मे का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पर भी शैल वर्ड यूज़ होता है तो शैल का मतलब है इट्स अ मैंडेट प्रोविज़न, यानी कि ये काम आपको करना ही होगा बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस। लेकिन उसी शैल के साथ कई बार कुछ सेक्शन के तहत प्रोवाइजो को भी ऐड कर दिया जाता है जहां पर चीज़ें फिर से पलट सी आती हैं, यानी कि इवन दो दैट पार्ट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेट प्रोविज़न बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप वहां पर भी बैकआउट कर सकते हैं। यानी कि अभी तक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द यूजिंग ऑफ वर्ड शैल द थिंग इज मैंडेट, अब वो मैंडेट नहीं रहा, अब वो फिर से कोर्ट के डिस्कशन में आ गया है। अगर हम सेक्शन 437 को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है बेल जनरली ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानना और समझना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हियर वी आर नॉट टॉकिंग इन कंटेक्स्ट टू आइदर कोर्ट ऑफ सेशन और टू दी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनरली जो हम अपील में जाते हैं इन कंटेक्स्ट टू बेल, वो हम जाते हैं स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 को ध्यान में रखते हुए। तो सेक्शन 437 जो है बेसिकली ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पावर के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि जब कभी भी आप कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं, चाहे आप अक्यूज्ड के रूप में हो या आप एक सस्पेक्टेड व्यक्ति के रूप में हो, तो आपका केस सबसे पहले जो कमिट होगा वो सेशन कोर्ट से पहले आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने होता है। फिर मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हैं, उसके बाद इसको फिर कमिट कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के रूप में। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स हैं किसी भी ऑफेंस में बेल को ग्रांट करने की, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिगार्डिंग दी बेल उसका जिक्र सेक्शन 439 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की, तो इन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जनरली हम 3 कोर्ट को इंक्लूड करते हैं या 3 जुडिशियल ऑफिसर्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, सेकेंड वन इज दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड द चीफ, एंड थर्ड वन इज दैट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको कि हम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहते हैं। अगर हम इनकी पावर्स को देखें तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है उसके पास वही ऑफेंस कमिट किए जाते हैं या उन्हीं केस का ट्रायल कमिट होता है जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है 1 साल, और अगर हम फाइन की बात करें तो वो मैक्सिमम जुर्माना इम्पोज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, वो है मात्र 5,000 रुपये। अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात को ध्यान में रखें तो ये किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम सज़ा जो दे सकता है एज पर दी लॉ वो है मैक्सिमम 3 साल, और जो मैक्सिमम जुर्माना होगा इन द फॉर्म ऑफ फाइन वो होगा 10,000 रुपये। अगर हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा दे सकता है अगर वो व्यक्ति उसके सामने अक्यूज्ड के रूप में अपीयर्ड हुआ है, उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर फॉर दी जजमेंट। लेकिन वो सज़ा 7 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है, वो सज़ा उम्र कैद नहीं हो सकती है, और ना ही वो सज़ाए मौत हो सकती है। दैट मीन्स
जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सज़ा वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है वो दे सकता है नॉट मोर देन 7 ईयर्स। दैट मीन्स वो जो सज़ा देगा वो 7 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट का जो ड्यूरेशन होगा वो 7 साल से कम का होगा। अब यहाँ पर इन 3 चीज़ों का डिस्कशन क्यों किया गया ये आने वाले पॉइंट्स में आई विल एक्सप्लेन यू, और आप खुद ब खुद इसको समझ भी जाएंगे। तो यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे हैव अ पावर टू ग्रांट पनिशमेंट अप टू 1 ईयर in case of judicial magistrate first class, only up to 3 years. In case of chief judicial magistrate, not more than 7 years. That means ये मैक्सिमम सजा जो है वो 1 साल तक ही दे सकते हैं। 1 साल से 1 दिन ज़्यादा की सजा भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा नहीं दी जा सकती है। अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें तो ये मैक्सिमम सजा जो आपको ग्रांट करेगा वो 3 साल तक हो सकती है। 3 साल से 1 दिन भी सजा देने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बिल्कुल भी एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज कॉल्ड CJM की बात करें तो ये जो मैक्सिमम सजा दे सकता है वो सजा आपकी 7 साल से कम की होगी। बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जहां पर आपने मैक्सिमम सजा जो सुनी होगी वो 7 साल से ज़्यादा की हो सकती है। कुछ केसेस में वो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है और कुछ केसेस में वो डेथ सेंटेंस होती है। तो इन 3 चीज़ों को जो मैंने 3 बार रिपीट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो फाइनली आपको ये बता सकते हैं कि अगर आपका केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे वो सेकंड क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अगर एज पर दी कोड ऑफ द इंडियन पिनल उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है, even though your case has been represented before the chief judicial magistrate, but despite of that generally the chief judicial magistrate they have not any kind of authority to grant you bail। क्यों? क्योंकि वो जो सज़ा इंडियन पिनल कोड में मैक्सिमम डिफाइन की गई है वो सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है। लेकिन अगर वही सज़ा आपकी 7 साल से कम की होती तो यहाँ पर चांसेस हैं कि CJM भी आपकी जमानत को दे सकता है या वो आपकी बेल एप्लीकेशन को सुनकर उसके ऊपर ग्रांटिंग की मुहर लगा सकता है। तो जनरली जब कभी भी चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर उनके सामने कोई भी चार्जशीट सबमिट होती है जिसके ऊपर उनको कॉग्निजेंस लेना होता है और जब मैटर आता है बेल के ऊपर बहस करने का तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर इस अपराध की मैक्सिमम पनिशमेंट आ रही है या नहीं। अगर आ रही होती है तब तो ठीक है, दे कैन डिसाइड द मैटर एज पर रेस्पेक्टिव 1 ईयर, 3 ईयर और लेस देन 7 ईयर। लेकिन अगर उस अपराध की सजा 1 साल से ज़्यादा है या 3 साल से ज़्यादा है या 7 साल से ज़्यादा है तो उन केसेस में चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, उनके पास मैक्सिमम केसेस में सिवाय उस बेल को खारिज करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है when that particular bail application has been rejected by the honorable chief judicial magistrate court then it will be transferred to the court of session। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगेगा कि हाँ वो इस बेल को डिसाइड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दे विल डू, और अगर उनको भी नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो रिजेक्ट एंड देन इट विल लाइज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है कि इन 3 जुडिशियल ऑफिसर्स के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, किन किन मैक्सिमम पनिशमेंट के केसेस में उनके पास अधिकार है कि वो सुनवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग बात करती है वो ये कहता है व्हेन बेल मे बी टेकन इन अ केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। दैट मीन्स अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है दैट मीन्स द पुलिस दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू ग्रांट अ बेल even though all the formalities of the bail bond and the sureties have been complied as per their direction। अब यहाँ पर नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, ओनली द अप्रोप्रिएट कोर्ट दे हैव अ राइट कि दे हैव टू अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड ड्यूरिंग द डिसाइडिंग ऑफ दैट कंसर्न बेल एप्लीकेशन। दैट मीन्स
इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकता है कि क्या इस ऑफेंस के अंदर इस अक्यूज्ड या इस सस्पेक्टेड व्यक्ति को बेल दी जानी चाहिए या नहीं। शायद इसीलिए हेडिंग के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो एक मे वर्ड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि जब भी कोर्ट किसी भी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करती है या डिस्पोज ऑफ करती है तो ऑब्वियसली वो उस केस के सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को भी ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद ही दे विल हैव टू डिसाइड कि वेदर द बेल शुड बी ग्रांटेड इन दिस काइंड ऑफ केसेस और नॉट। तो यहाँ पर जो चीज़ कही गई है कि जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल इन द मैटर ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस द पुलिस दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वारंट फ्रॉम द साइड ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। That means without a warrant they can arrest to any person either who is a accused or who is a suspected person. In the eyes of the police officer that person has committed a non-bailable offenses. तो यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या डिटेन करती है, अगर वो व्यक्ति अक्यूज्ड है या महज उसके ऊपर आपके पास एक शक का एक वैलिड ग्राउंड है और उस व्यक्ति ने अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो जब कभी भी उसको चाहे पुलिस कस्टडी में रखा जाए या बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट उसको पेश किया जाए तो उसको बेल दी भी जा सकती है। दैट मीन्स इट इज द प्योरली डिस्क्रिशनरी माइंड ऑफ द कोर्ट that court will have to decide that the person who is accused or who is suspected of a non-bailable offenses, हमें इस व्यक्ति को बेल दी जानी चाहिए या बेल नहीं दी जानी चाहिए। इट इज अ प्योरली डिस्क्रिशनरी राइट which is in the hand of the judicial officer। अब यहां पर सवाल मी वर्ड ऐड कर दिया गया कि वहां पर कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ मैंडेट प्रोविजन। अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है कि इस व्यक्ति ने कोई एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसके तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रोवाइड की गई है वो डेथ सेंटेंस है या वो इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि फांसी की सजा, हैंग टिल डेथ, और दूसरी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ दैट इज कॉल्ड उम्र कैद, यानी कि आजीवन कारावास, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे यू विल बी बिहाइंड दी बार। इवन दो कि इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ को लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट हम सभी के दिमाग में अलग अलग वक्त पे चलते हैं, लेकिन इंडियन पिनल कोड के रेलेवेंट सेक्शन में इसको बहुत ही बाखूबी से क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि किन केसेस में इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब आपको 20 साल समझना है, किन केसेस में आपको 14 साल समझना है, और किन केसेस में आपको यह समझना है कि वो आजीवन कारावास होती है। दैट मीन्स जब तक आप जीवित हैं आप जेल के अंदर ही रहेंगे। तो यहां पर दो चीजें कही गई हैं। पहला कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और अगर वो व्यक्ति अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है तो उसको जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है। छोड़ा ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं और वो फैक्ट क्या है कि जिस व्यक्ति को उनके समक्ष, जिस व्यक्ति को उनके सामने लाया गया है, उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी सजा इंडियन पिनल कोड के अंदर मैक्सिमम डेथ सेंटेंस है या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि आजीवन कारावास। तो ऐसे व्यक्तियों को ना तो जेएम सेकंड क्लास, ना तो जेएम फर्स्ट क्लास और ना ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिलीज कर सकती हैं, बिकॉज उनके पास पावर है ही नहीं। क्योंकि पावर यहां पे मैक्सिमम क्या, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओनली द पनिशमेंट लेस देन 7 years द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे हैव अ पावर टू ग्रांट अ बेल इन द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस। लेकिन यहां पर कुछ चीजों को और एड ऑन किया गया जिनमें यह कहा गया कि जनरली क्या पता जिस पर्टिकुलर कोर्ट के सामने किसी एक व्यक्ति, चाहे वो अक्यूज्ड हो या सस्पेक्टेड हो, उसको पेश किया गया, क्या पता उसने एक ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 7 साल से कम हो सकती है, 3 साल से कम हो सकती है, 2 साल से कम हो सकती है। तो यहां पर तो कोर्ट के पास राइट है कि वो उनको जमानत पर छोड़ दे। शायद इसीलिए यहां पर मे वर्ड यूज किया गया। लेकिन इसी के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वर्ड यूज किया गया है सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज। दैट मीन्स
उस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। दूसरी बात, उस व्यक्ति ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि क्या है, कॉग्निजेबल इन नेचर है, यानी कि वो एक संज्ञेय अपराध है। उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध पहले ही कर चुका है जिसके अंदर उसको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा डिक्लेयर्ड हो चुकी है, या लाइफ इंप्रिजमेंट डिक्लेयर्ड हो चुकी है, या डेथ सेंटेंस हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, क्या पता वो 7 साल पहले काट के आ चुका हो, उसके बाद उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, क्या पता उम्र कैद के दौरान उसने जेल के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया हो, क्या पता उसको डेथ सेंटेंस एप्रोप्रिएट कोर्ट से पास ऑन हो चुकी थी, लेकिन ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। तो यहां पर पहली चीज में आपको यह देखना है कि उन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट जेएम सेकंड क्लास से लेके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर पाएंगे जिन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मैक्सिमम सजा है डेथ सेंटेंस या उम्र कैद। उन व्यक्तियों को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट से बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया जा सकता है जिन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। उन व्यक्तियों को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट से बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया जा सकता जिन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऑलरेडी दे हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 इयर्स, या क्या पता उनको उम्र कैद की सजा दे दी जा चुकी हो, या क्या पता उनके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस भी पास किया जा चुका हो। और चौथा पॉइंट, थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की जरूरत है कि उस व्यक्ति ने, हो सकता हो शायद एक वक्त में या 2 अलग अलग समय पे उसने 2 कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किए। हर कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट थी वो 3 साल से ज्यादा की थी, यानी कि उसने एक ही वक्त पे या एक से अलग अलग वक्त पे उसने 2 कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किए। अगर हम इंडिविजुअल कॉग्निजेबल ऑफेंस की पनिशमेंट को देखें तो वो 3 साल से ज्यादा की है, और अगर हम उसके द्वारा किए गए दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की मैक्सिमम पनिशमेंट को जोड़ें जो कि उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई थी, वो 7 साल से ज्यादा की हो रही है। दैट मीन्स दैट पर्सन माइट बी अ हैबिचुअल ऑफेंडर और माइट बी अ नोटोरियस वन, जिसने कि अलग अलग वक्त पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किए, उसका अलग अलग ट्रायल चला, किसी कोर्ट ने उसको 2 साल की सजा दी और किसी कोर्ट ने उसको 5 साल की सजा ग्रांट कर दी, और उसका जो टोटल एवरेज निकला या टोटल उसका जो योग निकला वो निकला कितना, 7 साल से ज्यादा। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो उसने अपराध किया था उसके लिए पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा थी, या 3 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये जो 4 केसेस हैं जहां पे उसके द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया जिसमें डेथ सेंटेंस पास हो सकती है, या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, या उसने कोई संज्ञेय अपराध कमिट कर दिया, या ऑलरेडी दैट पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, यानी कि उसको पहले ही सजा हो चुकी है, या वो 7 साल की सजा काट के आया बाहर और उसने फिर से कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, और लास्ट थिंग इज दैट कि उसने 2 अलग अलग वक्त या एक ही अलग वक्त पे 2 सेपरेट कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किए। उन सेपरेट कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट थी वो एज पर द इंडियन पिनल कोड के तहत गवर्न होगी, वहां पे सजा 3 साल से ज्यादा की थी, और जब हमने उसके द्वारा किए गए दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की पनिशमेंट को ऐड किया तो वो 7 साल से ज्यादा की है। तो जाहिर सी बात है, इन 4 चीजों को देखने के बाद एटलीस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिगार्डिंग, आप इसको बिल्कुल भी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट मत समझने की भूल कीजिएगा। तो यहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर उसके सामने ये चारों फैक्ट निकल कर आते हैं तो इन द केस ऑफ 99.99% नॉर्मली द मजिस्ट्रेट कोर्ट दे विल नॉट ग्रांट द बेल एप्लीकेशन, ओनली दे विल रिजेक्ट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और भी कंसीडर करने के लिए कही गई हैं, और वो चीजें क्या हैं कि अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन अवेलेबल है या जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने खड़ा है अपनी बेल की सुनवाई के लिए, अगर उसकी उम्र 16 साल से कम की है, 16 साल से कम का मतलब जाहिर सी बात है कि वो क्या है, एक मैन है, यानी कि वो एक पुरुष है, या अगर वो कोई महिला है दैट मीन्स अ वुमेन ऑफ एनी एज, या अगर वो व्यक्ति कोई सिक यानी बीमार है या इन्फर्म यानी
फिजिकली या मेंटली रूप से रिटार्टेड है या लाचार है या बेबस है, और यहाँ पे इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। एज का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 16 साल रखा गया है इन द केसेस ऑफ मेल पर्सन। इवन दो पर्सन में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर विमेन है तो एनी नंबर ऑफ एज। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, बीमार का मतलब ये नहीं कि नॉर्मली उसको सर्दी खांसी बुखार हो गया तो ही विल बी इंटाइटल्ड टू गेट अ रिलीज ऑन बेल। बीमार का मतलब ऐसा कि वाकई में वो इस कदर बीमार है कि ही नीड अ स्पेशल केयर एज वेल एज द ट्रीटमेंट इनटू द हॉस्पिटल। And in the interest of the justice, this should not be done. That person must be stay in the jail at this kind of critical stage. दूसरी बात, वो इन्फर्म है, विकलांग है, बेबस है, लाचार है फिजिकली और मेंटली रूप से, एंड दैट थिंग मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड। तो यहां पर कोर्ट इन 3 केसेस को देखते हुए उसके मन में ये पैदा हो सकता है कि नहीं चलो हम बेल ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सजा 7 साल से कम की है तो ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करेगा। लेकिन अगर सजा का प्रावधान 7 साल से ज्यादा का है तो यकीन मानिए वो बेल जो ग्रांट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 439 को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के द्वारा ही होगी। वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि जहां पर सजा 7 साल से ज्यादा की हो और मजिस्ट्रेट कोर्ट बेल को ग्रांट कर दे। लेकिन अगर सजा 7 साल से कम की है और ये परिस्थितियां पैदा हो के मजिस्ट्रेट के सामने आ रही हैं कि उस व्यक्ति की उम्र 16 साल से कम है, वो एक महिला है, वो एक बीमार व्यक्ति है जिसकी टेक केयर करना राज्य सरकार का काम तो है ही, लेकिन उसके घर वालों का भी काम है, और उसको हॉस्पिटल में भेजो, उसको अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर रहेगा तो वो मर जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को आपने सिर्फ जेल में भेज दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वाकई में वो अपराधी है। वो तो ट्रायल विल डिसाइड व्हेन द जजमेंट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। हाउ कैन वी से दैट पर्सन इज जस्ट बिहाइंड द बार एंड ही इज एक्चुअल कमिटेड अ नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस। सिर्फ प्रिजम्पशन पे तो काम चल नहीं सकता है। दूसरी बात कि वो एक इन्फर्म है, दैट मीन्स द पर्सन हु कैन नॉट परस्यू देयर रूटीन वर्क इन अ वेरी इजी वे। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको किसी एक और व्यक्ति की जरूरत होती अगर वो व्यक्ति जेल के बाहर होता तो, ताकि वो अपने डेली रूटीन के वर्क को परस्यूएंस कर सके। दूसरी बात, जब सीजीएम कोर्ट के पास ऐसे केसेस आते हैं तो सबसे पहले वो क्या, बेल ग्रांट करने से पहले वो क्या देखती हैं कि क्या इस आधार पर बेल ग्रांट करना क्या हमारे लिए जस्ट होगा, क्या वो जो व्यक्ति हमारे पास बेल की एप्लीकेशन को लेकर आया है क्या उसके पास प्रॉपर ग्राउंड है। क्योंकि जब किसी भी बेल एप्लीकेशन को सुना जाता है या उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट, द डिफेंस काउंसिल दे विल हैव टू प्रूव द वैलिड ग्राउंड विच दे हैव, और दूसरी बात, while deciding the bail application, ultimately the court will have to look in their respective mind to whether it falls within the purview of just, क्या जो मैं ये बेल ग्रांट कर रहा हूं क्या ये न्याय की परिभाषा में आएगा, क्या ये न्याय की संगत में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आज कोई एक बेल ग्रांट होती है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से तो वो एक नज़ीर बन जाती है, वो एक मिसाल बन जाती है बाकी के आने वाले फ्यूचर केसेस को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को बेल ग्रांट की जाती है तो सबसे पहले उसके ग्राउंड्स को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद कोर्ट क्या देखती है कि क्या इनके इस ग्राउंड को देखते हुए क्या न्याय के हित में बेल को देना उचित होगा या नहीं होगा। अगर जवाब अफर्मेटिव है तो ऑब्वियसली दे विल ग्रांट दी बेल, लेकिन अगर जवाब आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दे विल रिजेक्ट योर बेल एप्लीकेशन। तीसरी बात, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, ट्रायल अभी या तो शुरू नहीं हुआ या तो ट्रायल चल रहा है, चार्जशीट सबमिट हो गई, अब उस व्यक्ति ने बेल की एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट के अंदर। अब वहां पर जो पीपी साहब हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या आप वहां पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जनरली, क्योंकि पीपी सारे केसेस में अपीयर तो होते नहीं है। तो यहां पर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि योर लॉर्डशिप इस व्यक्ति को अभी जमानत पर इसलिए मत छोड़िए, क्यों? क्योंकि अभी इस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन परेड होनी बाकी है। और आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होती है? अगर आपने एक अपहरण मूवी देखी होगी अजय देवगन साहब की,
तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए उस बिजनेसमैन को बुलाया जाता है जो जेल के अंदर आते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको किडनैप किया था उनकी गाड़ी से, यहां पर जितने लोग खड़े हैं क्या उनमें वो व्यक्ति शामिल है या नहीं। तो इस मूवी का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि आप आइडेंटिफिकेशन परेड के कॉन्सेप्ट को एक लाइटली आप समझ सकें। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर पीपी साहब का सिर्फ ये कहना है कि योर लॉर्डशिप आप इस व्यक्ति को मत छोड़िए, क्यों? क्योंकि हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है, और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट को लगता है क्या कि सिवाय इसके इनके पास कोई और अदर ग्राउंड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस व्यक्ति से पर्सनल बॉन्ड लेंगे। अगर श्योरिटीज की जरूरत पड़ी तो वो भी लेंगे, हालांकि श्योरिटीज का जिक्र नहीं किया गया है, और उस व्यक्ति को उस बॉन्ड के ऊपर रिलीज किया जाएगा, और इस उम्मीद के साथ, इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि जब कभी भी आपको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए बुलाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी मेक हिमसेल्फ अवेलेबल आइदर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी और बिफोर द कोर्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति की शिनाख्त किसी पीड़ित या विटनेस से कराने के लिए हम किसी व्यक्ति को बेवजह जेल के अंदर लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं अगर हमारे पास उसके अलावा और कोई अदर वैलिड ग्राउंड नहीं है तो। और चौथी चीज़ क्या कही जाती है कि वो चीज़ ये है कि जब कभी भी कोई भी ऑफेंस जो उस व्यक्ति के द्वारा कमिट हुआ है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा की है, या उम्र कैद है, और या डेथ सेंटेंस है, तो ऐसे केसेस में जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं सुना जाएगा, दैट पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। दैट मीन्स हियर द एप्रोप्रिएट जुडिशियल ऑफिसर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, एंड it will apply that both parties should be here. Generally, the accused, they will be represented by the defense counsel, and the victim or the पीड़ित व्यक्ति, that person will be represented by the public prosecutor. तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति जो कि डिफेंस काउंसिल के माध्यम से रिप्रेजेंट कोर्ट के अंदर किया जा रहा है, वो चाहे तो कोई अक्यूज्ड हो सकता है, वो चाहे तो कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में जहां पर इंडियन पिनल कोड बताता है कि नहीं, उसने जो ऑफेंस कमिट किया है या उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सजा 7 साल से ज़्यादा की है, या उम्र कैद भी है, या डेथ सेंटेंस भी है, तो ऐसे केसेस में जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन नहीं लिया जाता तब तक की बेल ग्रांट होगी ही नहीं। शायद इसीलिए जब कभी भी चाहे हम 437 को देख लें या चाहे हम 439 को देख लें, या कुछ केसेस में अगर हम 438 एंटिसिपेटरी बेल को भी देखते हैं, तो जब कभी भी कोई भी एप्लीकेंट अपनी बेल एप्लीकेशन को फाइल करता है तो उस एप्लीकेशन की एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अवेलेबल कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। उसके साथ ही साथ उनको कुछ वक्त दिया जाता है, वो वक्त 1 हफ्ते का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, ताकि वो उस केस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सके। और उसके बाद कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या इस बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया जाना चाहिए या इसको यहीं पर निरस्त या रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे प्रोवाइजो या चौथे पॉइंट में साफ साफ कहा गया है कि 7 साल से ज़्यादा का अगर कोई भी अपराध है या सज़ा उसकी उम्र कैद है या डेथ सेंटेंस है, तो जब तक कि ऑनरेबल कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन नहीं लेती है वो आपको ज़मानत देगी बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पहले तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगी, फिर आपको सुनेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है हु विल स्टार्ट योर केस। सबसे पहले वो कोर्ट को बताता है कि ये जो व्यक्ति आपके सामने हाजिर हैं अपने डिफेंस काउंसिल के जरिए, इनके ऊपर ये अपराध लगे हैं। नॉर्मली ही विल डिक्टेट द चार्जेस और ही विल डिक्टेट द रिलेवेंट सेक्शन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड ओवर यू इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सुना जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 साल से ज़्यादा, उम्र कैद या डेथ सेंटेंस। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा कि सीजीएम के पास जो पावर है मैक्सिमम पनिशमेंट देने की, वो 7 साल तक की है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन पिनल कोड के अंदर भी उस प्रोविज़न का या उस अपराध की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो 7 साल ही डिसाइड की गई होगी।
तो इवन दो कि हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन आधार पर सीजीएम कोर्ट जनरली बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही करती है अगर सजा 7 साल से ज्यादा की है एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द आइदर इंडियन पिनल कोड और द डिफरेंट एक्ट। अब यहां पर जो दूसरा रीजनेबल पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कोर्ट को लगता है, क्या लगता है, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइदर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल, आपको ये तो पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी कोर्ट और ट्रायल कोर्ट। अब अगर यहाँ पे कोर्ट कभी भी किसी भी केस की इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान उसको लगता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने शायद कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट किया ही ना हो, लेकिन दैट केस स्टिल रिक्वायर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को भी जमानत पर छोड़ा जा सकता है आफ्टर इम्पोजिंग अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ आइदर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल, जैसे कई बार कोर्ट में मुकदमा चलता है और आधा ट्रायल ही कंप्लीट हुआ रहता है, कोर्ट को लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोसिक्यूशन सबसे पहले अपने विटनेसेस को एग्जामिन करता है और अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव कर सका उसके बाद फिर डिफेंस का नंबर आता है। तो आधे पे ही कई बार कोर्ट को अगर एहसास हो जाता है कि यार इस व्यक्ति ने अपराध तो किया है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन दैट अपराध डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, तो आखिर क्यों हम उस व्यक्ति को बेवजह जेल के अंदर रखें। ऐसा भी तो हो सकता है कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल कि दैट पर्सन गेट अक्यूटेड, क्या पता उसका कन्विक्शन हो ही ना, क्या पता उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये देखती है कि अगर उस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जो कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एफआईआर नॉन बिलेबल शो हो रहा था, तभी तो वो हमारे पास आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट सबमिट हो गई, चार्जशीट में हमें लगा कि यार हो सकता है कि इसने नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट किया हो, हमने इंक्वायरी की, ट्रायल भी चल रहा है और ट्रायल के दौरान हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने शायद नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन फर्दर वी नीड मोर प्रोसीडिंग्स, उसके बाद ही अल्टीमेटली वी कैन डिसाइड कि वेदर दैट पर्सन हैज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस और दी बिलेबल ऑफेंस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकती है। दूसरी बात क्या है कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि कोर्ट जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगी तो जमानत पर छोड़ने के साथ साथ वो उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाएगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन जनरल इन नेचर होते हैं, जैसे कि आप प्रोसीडिंग, आप इन्वेस्टिगेशन, आप ट्रायल में अपना कोऑपरेशन देंगे, आप किसी भी विटनेस या किसी भी व्यक्ति को आप इंड्यूस नहीं करेंगे, आप किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, आप किसी को बेवजह अननेसेसरी प्रॉमिस नहीं करेंगे ताकि वो आपके फेवर में चीज़ों को बोलना शुरू कर दे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एविडेंस को टेम्पर्ड भी नहीं करेंगे। ये सारी जनरल चीज़ें हैं, जनरल डिस्कशन का पार्ट होता है, जो कि आप किसी भी बेल एप्लीकेशन को अगर आप उठाकर देखेंगे या किसी भी आप बेल ऑर्डर को उठाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये जो 5 और 6 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, जनरली ये सभी बेल एप्लीकेशन के रेस्पेक्टिव बेल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगी। जो चीज़ वैरी होगी वो चीज़ वैरी होगी क्या, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का अमाउंट या नंबर ऑफ श्योरिटीज। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोर्ट जब कभी भी ऐसे व्यक्तियों को रिलीज करती है तो उनके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी इंपोज किया जाता है, और वो व्यक्तियों को जब रिलीज किया जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई उन व्यक्तियों ने कौन कौन सा ऐसा ऑफेंस कमिट किया है। तो जनरल सी बात है कि हो सकता हो कि उसने कोई ऐसा अपराध कमिट किया हो जिसकी सजा इंडियन पीनल कोड के अंदर 7 साल या उससे ज़्यादा की है। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कमिट किया हो जो कि ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट होता है, यानी राज्य सरकार के विरुद्ध हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कमिट किया हो जो कि अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी तो है ही है, एज वेल एज अगेंस्ट दी बॉडी भी है, और हो सकता हो कि उस व्यक्ति ने इनमें से कोई भी अपराध ना किया हो लेकिन इसको अबेट करने का अपराध किया हो, या इसके लिए उसने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा हो। और वो षड्यंत्र या वो जो अबेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं उकसाना या इंस्टिगेट करना, वो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसने किया कि वो जो सज़ा है उसकी पनिशमेंट इंडियन पीनल कोड के अंदर 7 साल से ज़्यादा की है,
या वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, या वो ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी है, या वो ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है। तो जनरली जब कोर्ट ऐसे मुलजिमों को देखती है या ऐसे मुलजिमों के बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करती है जिन्होंने इनमें से कोई अपराध कमिट किया है, या वो अक्यूज्ड हैं या वो सस्पेक्टेड हैं, चाहे उन्होंने कमिट किया हो, चाहे उन्होंने उस अपराध के लिए कोई अबेटमेंट की हो, या उन्होंने महज एक षड्यंत्र रचा हो, तो कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को भी जमानत पर छोड़ सकती है। लेकिन जमानत पर छोड़ने से पहले उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाएंगी, जैसा कि दैट पर्सन दे विल हैव टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, उनको बॉन्ड देना होगा, बॉन्ड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनको अपनी फ्री कंसेंट देनी होगी, बॉन्ड का अमाउंट अगर है तो वो भी उनको पे करना होगा। दूसरी बात, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जिस ऑफेंस के तहत आप लाए गए हैं, जब आप यहाँ पर ज़मानत से छूट कर जाएंगे तो आप इससे मिलता जुलता या कॉग्निजेबल या नॉन बिलेबल ऑफेंस से मिलता जुलता कोई भी अपराध आप नहीं करेंगे शौकिया, या आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप दोबारा किसी भी ऐसे नॉन बिलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस के दायरे में ना आए और दोबारा हमारे सामने पेश ना हो। तीसरी बात कि आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंड्यूस नहीं करेंगे, आप उसको थ्रेट नहीं करेंगे, आप उसके साथ कोई प्रॉमिस या कोई वादा नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एविडेंस को टैंपर करने की भी कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ कंडीशंस को इंपोज करने से काम नहीं चलेगा, कोर्ट को अपने साथ साथ वो रीज़न भी रिकॉर्ड करने होंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे आधार हैं जहां पर कोर्ट को लगता है कि इवन दो दैट पर्सन हैज़ कमिटेड अ सच एंड सच काइंड ऑफ ऑफेंस, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। दैट मीन्स आपको वो कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई या अच्छी लगी, या आपको आधार मिला कि नहीं यार ठीक है, लेट द ट्रायल विल बी कंक्लूडेड, तब तक हम इसको ज़मानत पर छोड़ते हैं। इट्स नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि नहीं हमने ज़मानत दे दिया, ज़मानत रिजेक्ट कर दी, क्योंकि जब आप ज़मानत देते हैं तब भी आपको अपने आधार या अपने ग्राउंड मेंशन करने ज़रूरी होते हैं, और जब आप ज़मानत कैंसिल करते हैं तब भी आपको वो ग्राउंड और उन आधारों का जिक्र करना मैंडेट होता है। दूसरी बात जो 5th पॉइंट में लिखी गई है वो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़मानत मिल गई, इट डजंट मीन कि वो ज़मानत उसकी लंबे समय तक चलेगी, जब तक दैट मीन्स टिल दैट पर्सन विल कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, टिल दैट पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड इन द सेम ऑफेंस इन विच द ट्रायल इज स्टिल इज गोइंग ऑन। लेकिन द मोमेंट ही ब्रीच द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, द मोमेंट जब उसने कोई दूसरा ऑफेंस कमिट किया, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है उसको दोबारा से पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ही विल नॉट से कि योर लॉर्डशिप मेरे पास तो बेल है। भाई जो बेल आपको मिली थी वो आपके प्रीवियस ऑफेंस के लिए मिली थी, और उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को तो फुलफिल किया नहीं, उल्टा आपने दूसरा ऑफेंस और कमिट कर दिया, तो उसका तो ट्रायल आपका अलग चलेगा। इवन दो सीआरपीसी में ये भी कहा गया है कि अगर 1 साल के अंदर ऑफेंस कमिट होते हैं सेम नेचर का, तो उनके ट्रायल को भी कंक्लूड कर दिया जाता है। मैक्सिमम 3 केसेस का ट्रायल चलता है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति ने बॉन्ड के अंदर की कोई कंडीशंस को ब्रीच कर दिया, या उसने दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट किया, तो उसको फिर से दोबारा से कस्टडी में भेज दिया जाएगा, फिर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद अगेन द मजिस्ट्रेट विल हैव टू डिसाइड कि क्या इस व्यक्ति को ज़मानत देना चाहिए या ज़मानत देना नहीं चाहिए। जनरली ये जो चीज़ें हैं मैंने गैंगस्टर के एक्ट में बहुत ज़्यादा देखी हैं, मतलब एक परंपरा बन जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो जो मैंने पर्सनली फील या ऑब्जर्व किया है, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर द मोमेंट व्हेन ही हैज़ बीन बुक्ड अंडर द गैंगस्टर एक्ट, उसके ऊपर अचानक से 4 से 5 केसेस लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी होता है, चलो यार उसका भी नाम डाल दो। ऐसा हो सकता है कि उसके पास से रिकवरी हुई हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति एक हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको अगर आप ज़मानत पर छोड़ भी देंगे ना तो भी वो फिर से बाहर आएंगे, दोबारा वो काम करेंगे। बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको जेल के अंदर रहना बहुत पसंद है, वो जब ज़मानत पर छूट के आते हैं बिकॉज क्योंकि उनके परिवार वाले परेशान रहते हैं, वो बाहर आएंगे और वो फिर से कोई ऐसा अपराध करेंगे, फिर से वो जेल के अंदर चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उनको वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो।
ये एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट इन अ जनरल इन नेचर। चौथी बात, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसका कि ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष ही चलना है, दैट मीन्स वो जो ऑफेंस है वो 7 साल से कम सजा के लिए डिसाइड किया गया है इंडियन पीनल कोड के तहत, और एविडेंस पेश हो गया। एविडेंस कौन पेश करता है? जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन पेश करेगा। और द डेट व्हेन द फर्स्ट एविडेंस हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द बोथ द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द डिफेंस काउंसिल, वहां से लेके 60 दिन हो गए लेकिन अभी तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में भी अगर मजिस्ट्रेट को रीजनेबल ग्राउंड लगता है कि यार एविडेंस तो हमने ले लिए, 60 दिन बीत गए, अभी तक हमारा ट्रायल शुरू तो हो चुका है लेकिन ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इस व्यक्ति को बॉन्ड या श्योरिटीज लेके हम इसको जमानत पर छोड़ दें और ही विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल। जब कभी भी उसकी ज़रूरत होगी वी विल कॉल दैट पर्सन एंड ही विल बी मेक हिमसेल्फ अवेलेबल बिफोर अस। तो ऐसे केसेस में भी मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ सकता है जिनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस को सबमिट कर दिया, कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया, 60 दिन भी बीत गए लेकिन स्टिल द ट्रायल इज गोइंग ऑन, दैट मीन्स द ट्रायल हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड येट। तो ऐसे व्यक्ति भी जमानत के हकदार हो सकते हैं। हो सकते हैं वर्ड मैंने यूज किया है, होंगे ही ऐसा वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथी बात, द ट्रायल कंक्लूडेड बट द जजमेंट इज नॉट येट डिलीवर्ड, दैट मीन्स ट्रायल पूरा हो चुका, कंप्लीट हो चुका। कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो ऑनरेबल जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लेती है कि इस दिन हम जजमेंट को डिलीवर करेंगे, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, ट्रायल भी पूरा हो गया। अब इतना तो पता चल ही जाता है कि वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी गिल्टी और गोइंग टू बी एक्विटेड। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कि इस व्यक्ति के फेवर में कह लें या अगेंस्ट कह लें, जब भी हम जजमेंट पास करेंगे इस व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी कोर्ट ट्रायल कंप्लीट होने के बाद लेकिन जजमेंट डिलीवर्ड होने से पहले जमानत पर छोड़ सकती है, इस उम्मीद के साथ कि जिस दिन आपके खिलाफ फैसला आएगा उस दिन आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे उस सेंटेंस को रिसीव करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कन्विक्टेड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जजमेंट डिलीवर्ड ना हो जाए, प्रॉपर साइंड ना हो जाए, सर्टिफाइड कॉपी आपके हाथ में ना आ जाए, कब क्या हो जाए नोबडी कैन प्रिज्यूम। तो यहां पर इस चीज को साफ साफ रूप से कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ एंटायर ट्रायल हैज बीन कंप्लीटेड। ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट के लिए एक अलग डेट मुकर्रर कर रखी है और उसने प्रोसिक्यूशन एज वेल एज डिफेंस काउंसिल दोनों से कहा है कि आप इस दिन आइएगा, और उसने उस व्यक्ति को भी कहा है कि हम आपको ज़मानत पर इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि उस दिन आप कोर्ट में अपीयर हों और जो भी सेंटेंस हमारे माध्यम से आपको मिले आप उसको रिसीव कर सके इन पर्सन। तो इन सारी चीज़ों को रखा जाता है वाइल वी डील विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं, जो भी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड, इसका सिर्फ एक मेजर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर चाहे वो बेयर एक्ट हो चाहे ये लेक्चर्स हो, हमने कहा है 7 साल से ज़्यादा की भी सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, डेथ सेंटेंस भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं। इसके ऊपर के जो होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में फॉल कर जाते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे सेक्शन 439 ऑफ द CRPC 1973 में। तो जाहिर सी बात है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने अगर ऐसा कोई मुकदमा आता है जिसके अंदर
इंडियन पिनल कोड को ध्यान में रखते हुए पनिशमेंट 1 साल, 3 साल या 7 साल से कम की है, तब तो इनके पास पावर है कि ये बेल दे भी सकते हैं और बेल नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास ऐसा मुकदमा आया जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है, अनलिमिटेड डेथ सेंटेंस, उससे बड़ी सज़ा तो कोई है ही नहीं। बिकॉज वो तो आपने हॉलीवुड मूवीज़ या यूएस वगैरह में सुना होगा कि किसी व्यक्ति को 200 साल की सज़ा दे दी गई, 500 साल की सज़ा दे दी गई, लेकिन इंडिया में तो मैक्सिमम डेथ सेंटेंस है, वो भी इन द केसेस ऑफ रेयरेस्ट एंड द रेयर। तो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सिवाय उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो सीजीएम जैसे ही उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, वैसे ही वो एप्लीकेशन कहाँ फॉल करती है, कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन भी डिसाइड करता है कि यार बेल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देनी चाहिए तो वो भी अपने एक स्पेशल रीज़न को रिकॉर्ड करता है और रिजेक्ट करके पार्टीज को सौंप देता है। उसके बाद दे अप्रोच टू द हाई कोर्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बेल जनरली which may be granted by the court of judicial magistrate। मे का मतलब समझिएगा डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, दिस इज नॉट अ मैंडेट प्रोविजन। मजिस्ट्रेट कोर्ट का मतलब ही है कि यहाँ पर उन्हीं केसेस के रिगार्डिंग हम बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम सज़ा 7 साल से कम की है, यानी कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होना चाहिए। और जनरली जो हमारी बेल एप्लीकेशन सबसे पहले हम फाइल करते हैं वो सीजीएम कोर्ट के ही पास करते हैं। वहाँ से जब रिजेक्ट होती देन वी विल फाइल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट में भी हमारी किस्मत बहुत बेकार हुई तो अल्टीमेटली वी हैव अ ऑप्शन टू अप्रोच बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136 ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। So thank you so much to all of you. It's all about the concept of section 437 of the Code of क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मैं बार बार इस एक्ट का नाम इसलिए आपके सामने लेता हूं पूरे लेक्चर के दौरान क्योंकि कई बार ये एक्ट भी आपसे ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, सबके ईयर में थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब दी फुल नेम ऑफ द एक्ट, और वहाँ पर ऑप्शन होगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973, and that will be your right or that will be your valid answer. So thank you so much to all of you.